आप सभी का स्वागत है झकास लर्निंग क्लासेस में। और हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई अर्थ पे 1 kg का कोई मास है तो उस पे अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। ठीक, तो हमने उस पे पढ़ा था कि 9.8 न्यूटन। आपको याद आ रहा होगा। जो बच्चे पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं वो जाके इससे पहला लेक्चर देख ले, तभी हमारे दूसरे लेक्चर पे आए। एक ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा लेक्चर है। तो बेटा आपको मैंने वहां पे इतना पढ़ा दिया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपान में आर का स्क्वायर होता है। तो अभी एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, क्या है? फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो क्यूब रखे गए हैं, दोनों का साइड एंगल दे रखा है कितना, 2 मीटर है। इसका साइड एंगल दे रखा है 4 मीटर। इसके इस साइड से इस साइड के बीच की जो दूरी है ये 5 मीटर दे रखा है। ये 4 kg का है क्यूब, ये 2 kg का है क्यूब। आपसे पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। यहाँ पीछे आपके दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है F इक्वल टू G/4 न्यूटन, और F इक्वल टू बी दे रखा है G/6 न्यूटन। सी ऑप्शन दे रखा है F इक्वल टू G/8 न्यूटन, और F इक्वल टू G। तो करते हैं सॉल्व इसको और देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है, तो आपको मैं देता हूं 5 मिनट, इसको सॉल्व करके दिखाइए। ठीक, चलो मुझे लगता है कि आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलो करते हैं सॉल्व ना। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप लोग क्या लिखे होंगे, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान में आर स्क्वायर। आप ये फार्मूला जानते हैं। ठीक है, तो अब इसी पे रख देते हैं सारा फार्मूला। F इक्वल टू सारी वैल्यू रख देते हैं। जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, जी को जी ही रहने दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आपके दे रखा है जी। तो जी की वैल्यू मत लिखो, जी की वैल्यू ऐसे ही रहने दो। अच्छा, m1 की जगह क्या लिखोगे बेटा, 2 लिखोगे, मल्टीप्लाई m2 की जगह क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। अच्छा, और ये कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर कर दोगे ना। तो 5 का स्क्वायर कर दोगे। अच्छा, तो यहां से आ जाएगा F इक्वल टू जी 8/25। बहुत सारे बच्चों का ये आंसर आ रहा होगा, जबकि ऑप्शन में दिया नहीं है। अब कोई बच्चा कह रहा होगा कि ये अरे सर ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ये तो ऑप्शन में एक भी नहीं दिया, इसका मतलब हम तो ये निकाले हैं और ऑप्शन में दिए नहीं है आप, तो ये कैसे गलत हो सकता है, हमारा तो यही आना चाहिए। ये गलत आंसर है बेटा, ये गलत आंसर है। कैसे गलत आंसर है, करते हैं हम इसको। देखो, कभी भी जब आप पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसमें बताया गया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये सेंटर टू सेंटर होता है ना। इस बॉडी के सेंटर से मास, इस बॉडी के मास ऑफ सेंटर से और इस बॉडी के सेंटर से दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग होगी, मैं आपको बताया था कि दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। एफ यहाँ पे लगेगा। तो अब देखो, ये वाला दे रखा है कितना, 2 मीटर दे रखा है। अब चूंकि ये क्यूब है तो क्यूब क्या होता है, सभी फलक इसके बराबर होंगे, सारे जो इसके ये है साइड है ये इक्वल होंगे। तो अगर ये 2 मीटर है तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगी बेटा, 1 मीटर हो जाएगी। होगी कि नहीं, बहुत अच्छे। अच्छा, ये देखो इसका ये 4 मीटर है तो यहां से यहां तक की दूरी कितना मीटर होगी बेटा, 2 मीटर होगी कि नहीं। ठीक है, अब ये 5 मीटर है तो 1 मीटर ये, 5 मीटर ये, 2 मीटर ये तीनों को जोड़ो तो 5 2 7, 7 1 8। तो टोटल दूरी यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी बेटा, ये वाली जो दूरी होगी यहां से यहां तक की ये कितनी है, 8 मीटर। अब एक क्वेश्चन लगेगा। ठीक, तो इसको मैं मिटाता हूं। चलो, तो अब क्या करेंगे बेटा, हम यहां से 8 मीटर दूरी हो जाएगी, ये 5 मीटर ना लेके हम सेंटर टू सेंटर लेंगे। ठीक है, इसको भूलना नहीं, ये जानबूझ के क्वेश्चन दिया गया था कि आपको पता चले कि सेंटर से, पहले सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो यहां से करते हैं सॉल्व इसको। तो F इक्वल टू जी जैसे का तैसे रहने दो, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है m1 m2। m की जगह पे क्या लिखोगे बेटा, जल्दी बताओ, 2 kg। अच्छा, इसके जगह पे क्या लिखोगे, 4 अपान में r की जगह पे क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। ठीक, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं
जी 8 अपान में, देखो स्क्वायर जब होता है तो मैं इसको 8 मल्टीप्लाई बाई 8 ऐसे लिख सकता हूं। तो देखो 8 से 8 कट गया, बचेगा क्या, बचेगा आपका ये, यहां पे मैं कर देता हूं F इक्वल टू जी बाई 8। कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा, सही आंसर। तो इसको आप कर लीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे देखो सही आंसर दिखा रहा है, F इक्वल टू जी बाई 8। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करना है बेटा, सेंटर से लेना है हमेशा, डिस्टेंस जो लेना है ये सेंटर से लेना है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, इसको आप लोग लिख लीजिए, छाप लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके पास, देखो ये दो बॉडी है, दोनों का मास कितना दे रखा है, 2-2 kg है, और रेडियस ऑफ स्फीयर, इसका रेडियस दे रखा है 1 मीटर और इसका रेडियस दे रखा है 1 मीटर, इन दोनों का रेडियस 1-1 मीटर दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि इसका कितना आएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा। चलो मैं ऑप्शन देता हूं आपको, ऑप्शन लो। ए ऑप्शन क्या है, F इक्वल टू जी बाई 2, बी F इक्वल टू जी बाई 8, सी F इक्वल टू जी, या डी F इक्वल टू जी बाई 6। चलो करते हैं, हाँ ठीक। तो मैं आपको देता हूं इसको करने के लिए 3 मिनट, और आप तुरंत पॉज करिए, इसको करके देखिए। चलो मुझे लगता है आप लोग कर चुके होंगे, चलिए ट्राई करते हैं ना। देखो कोई कोई बच्चा तो ये सोच रहा होगा कि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पे अर्थ था, और अर्थ पे 1 केजी का यहाँ पे मास रखा गया था, तो अर्थ इस पे फोर्स जो लगाई थी वही फोर्स 9.8 न्यूटन का यहाँ भी लगेगा। ये गलत हो जाएगा, ये अर्थ नहीं है, दोनों बॉडी है, और बॉडी पे आप वो वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते, ठीक। तो चलो अभी जी की वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो इसको करते हैं क्वेश्चन को, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान में r का स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करो, F इक्वल टू जी m1 की जगह क्या लिखोगे बेटा, 2 इंटू में 2 अपान में r का स्क्वायर। तो r कहां से कहां तक लेना है, r ये वाली देखो, इस सेंटर से इस सेंटर तक की दूरी को लेना है। तो देखो रेडियस क्या होता है, यहां से यहां तक प्रत्येक का रेडियस दे रखा है 1 मीटर, और इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो रेडियस जब दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 मीटर होगा ना। तो अब यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितना हो जाएगा, अरे भाई इसका 1 मीटर है और इसका 1 मीटर है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 2 ही मीटर होगा ना। तो मैं r की जगह पे क्या 2 नहीं लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दूंगा। अब देखो क्या होगा, इसको यहां से सॉल्व करोगे तो F इक्वल टू जी, यहाँ पे हो जाएगा 4 अपान में 2 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या हो जाएगा 4, तो 4 4 से कट जाएगा, F इक्वल टू क्या आएगा जी न्यूटन, F इक्वल टू जी न्यूटन। इसका मतलब ये है कि अगर दो बॉल हैं 2-2 केजी के हैं और उनका रेडियस 1 है, ठीक है, 1 मीटर उनका रेडियस देगा, प्रत्येक बॉल का रेडियस 1-1 मीटर है, तो अगर उन दोनों को ऐसे सटा के एक दूसरे से रखोगे तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा F इक्वल टू जी न्यूटन। अच्छा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सभी को जी की वैल्यू याद होगी 6.67 × 10⁻11। क्या ये वही क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है जो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग किए थे? क्या था क्वेश्चन, थोड़ा सा बताते हैं ना। ये क्वेश्चन ये था कि अगर 1 केजी का ये मास है, आपको याद आ जाएगा, और दूसरा 1 केजी का मास यहाँ पे रखा गया है, इन दोनों के बीच के सेंटर से जो दूरी है अगर 1 मीटर हो, तो इस पे लगने वाला फोर्स F इक्वल टू जी नहीं आ रहा। ये सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये क्या किया है, यहाँ पे 2 केजी कर दिया है और इनके सरफेस को दोनों को, सरकमफ्रेंस को दोनों को क्या कर दिया है, मिला दिया, सटा दिया, ठीक है। तो इससे देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन लगभग सेम है, क्योंकि इनका आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, आपको देते हैं, ठीक है। आप इसको छाप लीजिए। टॉपिक ला रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ये क्या होता है इस पे हम चर्चा करेंगे कि यूनिफॉर्म लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस पे लागू होता है, कौन कौन सी चीजें हैं,
तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ इसको और फिर अच्छे से समझाता हूँ। वैसे तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ, तो लेकिन मुझे लगता है कि एक बार लिख के ही आपको बेहतर से मैं समझा सकता हूँ, आपका नोट्स भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पीछे लिखी गई। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले तो यही 4 हैं, एक आध दो और हैं, इसके बाद उसको भी पढ़ा देंगे। हाँ, पहला क्या है, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। ये क्या कह रहा है कि जिस फोर्स के कारण हम अर्थ पे खड़े हैं, हम हो चाहे कोई जानवर हो, भैंस हो, गाय हो, कुत्ता हो, बकरी हो, ये सब कुछ पृथ्वी पे खड़े हैं, ये किसके कारण खड़े हैं, ये खड़े हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, एक अर्थ अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगा के खींचता है, जिसके कारण सभी लोग पृथ्वी से चिपके रहते हैं, कहीं कोई उड़ता है तो फिर आके पृथ्वी पे गिर जाता है, ये ग्रेविटेशन फोर्स। अच्छा, दूसरा क्या है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ठीक, अब ये क्या हुआ बेटा, उस दिन आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाए थे। कल वाले लेक्चर में क्या था कि कैसे सन का परिक्रमा करता है, चारों तरफ घूमता है मून, वो किसके कारण होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। ठीक है, कल ही बताया गया था कि कैसे न्यूटन ने सोचा था जब ऐसे पत्थर फेंक रहे थे तो उसी कारण ऐसे ऐसे हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह भी सब कुछ आएगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि जो मून घूम रहा है, मून चक्कर लगा रहा है अर्थ का, ये किसके कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तीसरा क्या है, द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। ये भी वही चीजें हैं कि जितने भी प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट है, प्लूटो एक अलग है, उसको ले लिया जाए और 8 प्लेनेट के अपने अपने ये जो 8 प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट क्या कर रहे हैं, सन का चक्कर लगा रहे हैं अपने अपने सैटेलाइट के साथ। जैसे अर्थ का सैटेलाइट क्या है, वो मून है, इसी तरह से जुपिटर के बहुत सारे हैं और जुपिटर के लगभग 65 हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि बहुत सारे मून और बहुत सारे अर्थ, सब कुछ किसका चक्कर लगा रहे हैं, सन का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आपको नहीं भूलना है। अच्छा, तीसरा क्या है, द एक्योरेंस ऑफ टाइड इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑन द मून। अच्छा, ये जो समंदर है, समंदर में जो लहरें ऊपर उठती हैं, ये किसके कारण उठती हैं, ये बेटा तब उठती हैं लहरें ऊपर, बहुत सारी, बहुत ज्यादा ऊपर उठती हैं जब चंद्रमा और पृथ्वी, ये दोनों क्या होते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी ये दोनों एक दूसरे के एकदम सीध में आ जाते हैं। तो जो समंदर है पृथ्वी पे, ये क्या करता है, चंद्रमा के मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बहुत तेजी से ऊपर उठता है और फिर नीचे गिर जाता है, फिर उठता है, फिर नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये जो टायर्ड आते हैं, इसी को हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं ना, तो जो ज्वार भाटा आता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। ठीक, चलो, चौथा क्या है कि अगर वाटर फ्लो हो रहा हो, वाटर का फ्लो होना, पहाड़ से वाटर कहाँ गिरता है, अगर पर्वत से आ रहा है वाटर, जैसे अगर मान लेते हैं कि गंगा का, देख गोमुख से गंगा निकली हुई, गंगोत्री से, गंगोत्री से जब गंगा निकलती है तो वो सीधे कहाँ की तरफ जाती है, मैदानी क्षेत्र से होते हुए समंदर में जाके फैल जाती है। ठीक, तो ये सारी चीजें किसके कारण होते हैं, पानी का बहना नीचे की तरफ, कोई भी लिक्विड का बहना नीचे की तरफ, ये किसके कारण होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। ठीक है, तो आपको इसको भूलना नहीं है, पहले तो इसको लिख लीजिए, ये वाटर वाला भी अभी हम आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, तो ये रहा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में क्या है, द फ्लो ऑफ वाटर, वही जो मैं बताया था कि वाटर का जो फ्लो है ये किसके कारण होता है, नीचे की तरफ, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। कोई भी वाटर जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, कोई कोई भी लिक्विड जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। सॉरी, मैंने एक चीज गलती से बोल दिया था कि जो हमारा जुपिटर है उसके पास टोटल 274 सैटेलाइट हैं और हमारा जो सर्टन है उसके पास 95 सैटेलाइट है। ठीक है, यहाँ पे मुझे 65 हो गया था, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, नासा के अकॉर्डिंग जो अभी जुपिटर के पास जितने सैटेलाइट है, जितने मून हैं, ये कितने हैं बेटा, 274, भूलिएगा मत। और दूसरी चीज क्या है कि जो ये है सर्टन है उसके पास 95 है और हमारे मार्स के पास कितने हैं, 2 हैं।
कौन कौन से हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा। और हमारे पास तो अर्थ के पास एक ही है, मून है अपना, ठीक। तो इसको आप मत भूलिएगा ना। तो ये सभी लोग मिल के चक्कर लगाते हैं सन का, ठीक है। जैसे अर्थ है तो अर्थ का चक्कर लगा रहा है कौन, ये अर्थ है, इसका चक्कर लगा रहा है मून। तो जब अर्थ चक्कर लगा रही तो मून भी तो चक्कर लगा रही है इसके साथ साथ। सन का अगर सन बीच में आ गया तो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह से क्या है कि सर्टेन भी उसका चक्कर लगा रहा है, मार्स भी चक्कर लगा रहा है, जुपिटर भी चक्कर लगा रहा है, सभी लोग लगा रहे हैं। और सब लोग, जुपिटर अपने सारे मून को लेके सन का चक्कर लगा रहा है। जुपिटर पास कितने हैं बेटा, फटाक से बताओ। 274, बहुत अच्छे, शाबाश। तो आप इसको लिख लीजिए। और इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का जितना इस फार्मूले पे अभी तक जितना मैं पढ़ाया हूँ, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं सारा क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको प्लीज स्किप मत करिएगा और लगातार देखते रहिए। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, इसकी वैल्यू पहले पूछ रहा है कि अर्थ पे कितनी होगी और मार्स पे कितनी होगी, ठीक है। कि एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है। तो बेटा देखो, मैंने जब पहले बताया था कि जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मतलब यूनिवर्स में, आप पूरे ब्रह्मांड में चले जाइए, ये जो जी है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 6.672 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में केजी का स्क्वायर। ये कहीं भी नहीं बदलती है। आप चाहे ब्रह्मांड के किसी बड़े से बड़े पिंड पे चले जाएंगे, कहीं बड़े से बड़े, जैसे अगर आप ब्लैक होल के पास ही क्यों ना चले जाएं, ये आपका जी हमेशा यही रहेगा, 6.672 × 10⁻11। कैंडविच ने इसको दिया था, आप सब, आपको लोगों को पता ही होगा, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको सब कुछ बता दिया ना। तो ये जी की वैल्यू कहीं नहीं बदलेगी। आप चाहे एटम पे जाके खड़े हो जाइए, एटम पे तो खड़ा होना संभव नहीं है क्योंकि एटम तो बहुत छोटा है, आप उस पर खड़े कैसे हो सकते हैं। फिर भी इमेजिन करिए कि एटम का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा वो भी कितना ही होगा, वही यही होगा। जी की वैल्यू कितनी होती है हर जगह पे, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में केजी का स्क्वायर। तो इसको आप मत भूलिएगा, ठीक है। क्या है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में केजी का स्क्वायर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द, अच्छा ये जो जी है देखो, अर्थ पे भी यही होगा, मून पे भी यही होगा। आप एटम पे चले जाएंगे उस पे भी यही होगा, आप सन पे चले जाएंगे उस पे भी यही होगा। जहां भी जाएंगे जी की वैल्यू हमेशा यही होगी, ये नहीं बदलती, ठीक है। एक कैपिटल जी है, याद रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी स्मॉल जी मैं आपको पढ़ाया नहीं हूं, जब उसको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी एक कैपिटल जी की बारे में बात हो रही है। कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको मत भूलिएगा, इसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में केजी का स्क्वायर। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मून रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इसका मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो सन को, जो अर्थ, सॉरी क्या कह रहा है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ना। अर्थ के चारों तरफ जब ये मून घूम रहा है, इसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो वही है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अर्थ क्या कर रहा है, चारों तरफ, अर्थ क्या, सॉरी मून क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आंसर ये है फोर्स। तो बच्चों इसको छाप लो और इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ये बेटा देखो, ये अभी अभी दोनों क्वेश्चन पढ़ाया गया है, ठीक है। और आपको तुरंत आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़िए, खुद से आंसर दीजिए। चलो मैं पढ़ देता हूं।
व्हाट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ रिवॉल्विंग राउंड द सन, वो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो अर्थ को सन के चारों तरफ घुमाने के लिए विवश करता है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने के लिए विवश करता है। तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कौन सा बेटा, ग्रेविटेशनल। बहुत अच्छे, ये कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ये क्या कर रहा है दूसरा, आप खुद से बताएंगे दूसरा फोर्स क्या है। व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्स इज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ टायर्ड इन द सी, कह रहा है कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो सी के अंदर टायर्ड्स आते हैं, बहुत लहरें ऊपर ऊपर तक जाती हैं, उसके लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है। समंदर में जो लहरें ऊपर उठती हैं, अभी कुछ मिनट पहले आपको पढ़ाया था, तो हाँ बहुत अच्छे, कौन सा है, ग्रेविटेशन फोर्स, यही है। तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ पे आप आंसर लिख लीजिएगा इसका क्या बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, तीसरा क्वेश्चन ये है, गिव द फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ बिटवीन टू बॉडीज, कौन कौन सी बॉडी है, ऑफ मासेस एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, केप्ट एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द ईच अदर। ठीक है, इसके लिए कौन सा फार्मूला होगा। देखो बेटा, आपको ऐसे कह रहा है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें से सबको आता है सॉल्यूशन। ठीक है, कोई अच्छा ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं आ रहा है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे, आपका आ गया, मुझे पता है। तो ये क्या है, एम है, एक बॉडी है, ये एम है, और दूसरी बॉडी क्या है बेटा, इसका जो मास है स्मॉल एम। अच्छा, यहां से सेंटर की दूरी दे रखा है, ये कितनी दे रखा है, डी दे रखा है। तो इसके लिए पूछ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला एफ इक्वल टू कैपिटल जी, ये एक एम पहला वाला एम, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा दूसरा एम, अपान में आर की जगह यहाँ डी रखा है, तो डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लेंगे, स्क्वायर अच्छे से लिख देते हैं, डी का स्क्वायर, तो ये फार्मूला होगा। ठीक, अच्छा, ये किस में आएगा बेटा, न्यूटन में आएगा। ठीक है, जी की वैल्यू क्या होती है, लगातार पढ़ते रहिए, जी की वैल्यू क्या होती है बताइए, फटाक से बताइए जी की वैल्यू, हाँ 6.67 टू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में केजी का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला है ना, आप इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए, छाप लीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो हम एक बहुत प्यारा था, चलो बेटा एक और क्वेश्चन है, क्या हमारे पास क्वेश्चन है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द सोलर सिस्टम टुगेदर, वह कौन सा फोर्स है जो पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखा है। चीज समझ में आ रही, होल्डिंग मतलब क्या होता है बेटा, एक दूसरे बांध के रखना ना, होल्डिंग मतलब रोक के रखना, नहीं तो भाग जाता। चीज समझ में आ रही है, जैसे मान लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, इसके बाद मैं पूछूंगा, पहले तो आप ये बताइए कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द सोलर सिस्टम टुगेदर, कौन सा फोर्स है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के ही वजह से क्या है, सन के जितने भी परिवार है, पूरा सोलर सिस्टम एक दूसरे से बंधा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो, मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है ना, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सन के मास को जीरो कर दिया जाए, ठीक है, सन के मास को क्या कर दिया जाएगा बेटा, जीरो कर दिया जाए, तब बताओ क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या नहीं। सन के मास को जीरो कर देंगे तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या नहीं, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अगर सन के मास को जीरो कर दिया जाए, तो आंसर है शाबाश, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा आप फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला होता है, इसी फार्मूले से ये वाला भी क्वेश्चन लगेगा। चलो लिख देते हैं फार्मूला, एफ इक्वल टू क्या होगा, जी m1 m2 अपान में क्या बेटा, आर का स्क्वायर। तो ये जब जीरो हो जाएगा
ये वाला m अगर हम जीरो मान लेते हैं तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उस कंडीशन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। आप कल्पना करिए कि ये पृथ्वी, ये अर्थ है, आप एक कल्पना करिए अर्थ है, सॉरी ये सन है और अर्थ इसके चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ क्या कर रहा है, अर्थ घूम रहा है। अब इसका मास जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका मास जीरो हो जाएगा, तो अर्थ को सिग्नल यहां से यहां तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगेगा। 8 मिनट बाद क्या होगा कि अर्थ यहां तक आएगी और अर्थ यहीं से ऐसे सीधे निकल जाएगी। चीज समझ में आ रही है, अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है, 8 मिनट बाद इसको सिग्नल मिलेगा और 8 मिनट के बाद क्या होगा, अर्थ ऐसे सीधे निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम आपको जब पढ़ाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह, बस इस लेक्चर के जस्ट बाद वो लेक्चर आने वाला है, ठीक है। और एक सिस्टमेटिक तरीके से लेक्चर बनाया गया है। आपको हमारा नोट्स झकास ऐप में मिल जाएगा, झकास लर्निंग ऐप में आप जाएंगे, वहां पे इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा, सारा क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन लगाया हुआ यही मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से पूरे अच्छे से समझ लीजिए, नोट्स में आप पढ़ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो इसको आप लगा लीजिए। अच्छा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाक से 2 मिनट देते हैं, फटाक से बताओ तुम, ठीक है। चलो बताओ। ठीक भाई मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक, मुझे लगता है आप लोग लगा लिए, चलिए लगाते हैं। क्या होगा इसका, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर का स्क्वायर हमेशा लिखना ही होगा। तो ऊपर वाले को थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसके बाद इसको लगाते हैं। ठीक, हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर का स्क्वायर, तो यहां से लिख देते हैं F, जी की वैल्यू ऐसे जी रहने देते हैं, और ये क्या है 40 किलो न्यूटन, 40 इंटू में 50 अपान में आर के स्क्वायर की जगह क्या करेंगे 20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अच्छा, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा निकल के, इसको सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू रख दिया जाए क्या, चलो रख ही देते हैं ना, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इंटू में 40 इंटू में 50 अपान में 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे बेटा, देखो इसको 6.67 इंटू ये 40, पांचों को 20, और ये आ जाएगा लगभग बेटा 2000 आएगा क्या, 2000 आएगा ना, 20 उतार लो, पांचों को 20, 2000, ठीक। अच्छा, और फिर क्या करेंगे, अपान में आप इसको लिख सकते हैं 400, तो 20 से 20 मर जाएगा, बचेगा क्या 6.67 इंटू में 20 अपान में 4, यही बचेगा ना। अच्छा, ये देखो 4 5 जा 20, अब 5 का मल्टीप्लाई आप इसमें नहीं कर सकते हो, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाक से, तो F इक्वल टू चलो कर देते हैं आपके लिए 6 पॉइंट, यहीं से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं, 5 7 जा 3, कैरी आएगा, 7 पचे 35, 35 के 5 3 आएगा, फिर 6 पचे 30, 3 3 33, फिर 3 कैरी आएगा 33, यहाँ पे है ना, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अच्छा, अगर 1 अंक के बाद दशमलव लगाना चाहते हैं इंटू 10 टू दी पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो 33.35 न्यूटन आएगा इसका आंसर, इतना फोर्स लगेगा। तो मैं आपको पूरा बेसिक से कैलकुलेशन करके दिखाया हूं, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप इसमें हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक, छाप लो इसको। तो ये जो क्वेश्चन दिया था हम लोग इसको लगाने जा रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन क्या था बेटा, ये गिवन पूरा दे रखा है, तो मैं फार्मूला डायरेक्ट लिखता हूँ, F इक्वल टू जी की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, चलो फार्मूला लिखता हूँ जी m1 m2 अपान में आर का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जी की वैल्यू लिख सकता हूँ 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, m1 की वैल्यू कितना है, यहाँ से देख लो 50,
m2 की वैल्यू कितना है 12 अपॉन r का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, जैसे 10 का स्क्वायर करोगे इसके बाद इसको लगाओ, चलो लगाते हैं। तो f इक्वल टू 6.67 इंटू 5 टू जा 5 12 5 जा, यहाँ पे देखो एक जीरो उतार लो, पहले मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है, जीरो उतार लो, 5 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे खत्म। ठीक, इंटू में 5 12 5 जा 60 होता है, तो लिख देंगे। अच्छा, ये जो 10 टू द पावर माइनस 11 मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10 टू द पावर माइनस 11। अच्छा, अब ये देखो 10 है, 10 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 100 हो जाएगा ना, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर हम ऐसे ही कर लेते हैं 100, या 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, देखो तो f इक्वल टू 6.67 इंटू मल्टीप्लाई बाई 6। कभी भी इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बताया था कैलकुलेशन करके, फिर भी मैं एक बार कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। 7 6 42, 42 के 2 हासिल लगेगा 4 का, 6वां के 36, 36 और 4 कितना 40 के 0 हासिल लगेगा 4 के, 6वां 36, 36 4 40। तो अगर 2 अंक के बाद दशमलव लगाए, 2 अंक के बाद आप यहाँ पे दशमलव लगा लीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक, और इसको आप इस तरह से और लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे इनटू मल्टीप्लाई में, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई किया ना, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू में 100। ठीक, तो 6 का मल्टीप्लाई किया तो मैं इतना हो गया। अच्छा, इंटू में 100 कर दूंगा ऊपर, और मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा 10 टू दी पावर माइनस 11 अपान में 10 टू दी पावर 2। अब देखो 10 टू दी पावर जब 2 ऊपर जाएगा, मैं इसको मिटा दूं क्या नीचे वाला, ठीक है। देखो जैसे ये 10 टू दी पावर 2 ऊपर जाएगा तो f इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 40। देखो अगर 100 से मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो यही आ जाएगा पूरा ना 02। ये दो यहाँ पे एक के बाद 2 जीरो है, अगर इसमें हम दशमलव वाले की संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव खिसक के 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो वही हुआ, यहाँ से दशमलव हट गया तो क्या आ गया 402 इंटू 10 टू दी पावर -11, और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो इंटू में 10 टू दी पावर -2। तो ये 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा 10 टू दी पावर f इक्वल टू 11 टू 13, तो 4002 इंटू 10 टू दी पावर 13 न्यूटन, आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा कि दशमलव एक अंक के बाद लगाना होता है, तो आप यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 यहाँ से जाएगा तो 10 आएगा क्या, तो f इक्वल टू 3 निकल के जाएगा तो 4.022 इंटू 10 टू दी पावर -10 न्यूटन। ठीक है, कहीं देख लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। सही है। ठीक है, तो आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, ठीक, अपने से खुद से करिए सॉल्व। इसके बाद एक प्यारा सा और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन दिया गया है, इसको तो आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिएगा, मैं कब करूंगा। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ना ऑफ मासेस 50 kg एंड 12 kg, ठीक है, रिस्पेक्टिवली केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ठीक है, फ्रॉम वन अनदर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक बार बता देना, इसको आप खुद से करने का प्रयास करिए। ये दो मास है, एक 50 kg का है, एक 12 kg का है। ये 50 kg का है, ये कितने का है 12 kg का है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखे हैं कितना 10 मीटर। आप फटाक से इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, ठीक है, तुरंत। मैं आपको दे रहा हूं 3 मिनट, पॉज करिए, इस क्वेश्चन को करिए। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन लिखिए, इसके बाद फार्मूला लगाइए, कैलकुलेशन करिए। ठीक।
मुझे लगता है कि आप लोग कर चुके होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हमें दिया है m1 का मान दिया है, कितना दे रखा है m1 50 kg, m2 कितना दे रखा है, m2 दे रखा है 12 kg। अच्छा, r दे रखा है कितना, r दे रखा है 10 मीटर। ठीक, और क्या दे रखा है, g की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। इसको आप मिटा, इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा के ये क्वेश्चन यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, चलो ये आपके पास बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये नया शब्द आ गया बेटा ना, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, जिस फोर्स से अर्थ हमको अपनी तरफ खींच रहा है उसी फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। कहीं कहीं इस पे ग्रेविटी लिखा जाता है, तो ग्रेविटी से आपको घबराना नहीं। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, जिस फोर्स से अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रहा है उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। ठीक, अब इसके बारे में भी आपको डिफिनेशन दे देंगे, पहले इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं ना। ग्रेविटी क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी ऑफ मासेस 150 kg lying on the surface of the earth। ठीक है, एक कोई 150 kg की बॉडी है जिसको क्या किया गया है, अर्थ पे रखा गया है। कह रहा है कि मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। और जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है 6.67 10 पावर -11 की न्यूटन मीटर अपान में किलोग्राम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, इसको आप समझिए और इस क्वेश्चन को करिए। मैं आपको 5 मिनट देता हूं बेटा, वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और पॉज करिए, पॉज करके इस क्वेश्चन को लगाइए खुद से, फिर तो मैं बताऊंगा ये आपको कैसे लगेगा। ठीक है, चलो बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन में डाटा हमें दिया है। तो हमें दिया क्या है बेटा, देखो, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और बॉडी मासेस। अच्छा, एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है m1, तो यहाँ पे गिवन में लिख लेता हूं। गिवन क्या दे रखा है, m1 दे रखा है कितना, 150 kg। अच्छा, m2 का मतलब क्या है, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मास ऑफ अर्थ को आप हमेशा इस तरह से लिखेंगे, m कैपिटल रहेगा, e इधर। तो मास ऑफ अर्थ क्या हो गया, 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। अच्छा, और क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो r e लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर। और g की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, g की वैल्यू दे रखा है बेटा बताइए, g की वैल्यू आपको दे रखा है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। तो ये सारी चीजें आपको क्या रखा है बेटा, दे रखा है। ये क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में केजी का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इसको पहले गिवन लिख लेना चाहिए, इसके बाद मैं इसको मिटाता हूं और यही क्वेश्चन लगाता हूं। तो चलो बेटा इसको लगाते हैं, इस क्वेश्चन को। गिवन में सारी चीजें दे रखा है, एकदम बेसिक से लगाएंगे। जिस बच्चे को कैलकुलेशन आती है वो बच्चा थोड़ा सा आगे तेज से देख लेगा। सॉरी, इस क्वेश्चन को हम फिर से लगाते हैं। ठीक है, सॉरी, इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, गिवन दे रखा है। जिन बच्चों को कैलकुलेशन आती है वे बच्चे थोड़ा सा भगा के देख सकते हैं वीडियो, जिनको नहीं आती है वो एक एक स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन सीखेंगे। ये कैलकुलेशन के लिए ही क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको दिया था। तो ये क्या है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान में r का स्क्वायर। अच्छा, कभी भी बेटा अगर अर्थ का मास दे रखा हो तो यहाँ पे बस me लिख दीजिएगा ना, कैपिटल me है ना। तो मास ऑफ अर्थ इंटू में m2 है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन था ये, कि ये अर्थ है और अर्थ पे कोई 150 kg का कोई कुछ रखा गया है। ठीक है,
तो अब ये बताओ, अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी दूरी तो बहुत कम है, इसलिए इस वाली दूरी को हम क्या कर लेंगे, इसमें निगलेक्ट मार लेंगे, केवल अर्थ की दूरी को ही लेंगे। अर्थ का जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का, उसी दूरी को हम लेंगे। ठीक है, इसके सेंटर से जो यहाँ तक का रेडियस दे रखा है अर्थ का, ये कितना दे रखा है अर्थ का रेडियस, ये दे रखा है ना, ये 6.67 इंटू 6.4, एक मिनट हो गए, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये दे रखा है रेडियस। अर्थ का मास कितना दे रखा है, अर्थ का मास दे रखा है आपको 6 इंटू 10⁴ kg। तो ये सब दे रखा है ना, तो इस रेडियस के तुलना में ये वाला रेडियस बहुत कम है, इसका यहाँ से ये वाली जो दूरी बहुत कम है इस वाली दूरी की। अर्थ के रेडियस से ये जो कोई पिंड रखा गया है, कोई स्फीयर रखा गया है, इसका क्या है, बहुत कम दूरी है। इसके लिए क्या करेंगे, इस दूरी को हम निगलेक्ट कर देंगे, इस छोटे से जो दूरी है गोले की, बाकी हम खाली किसकी दूरी लेंगे, हम अर्थ की दूरी लेंगे। ठीक है, तो आप वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा कि सर उसमें क्या किया था, आप दोनों में जब 2-2 kg के मास थे तो ये वाली भी दूरी ये वाली भी दूरी दोनों जोड़ रहे थे, तो इसमें क्या था बेटा, ये दोनों छोटे छोटे थे एकदम, इसलिए हम इसको कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब अर्थ इसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाली दूरी को नहीं लेंगे। हाँ, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो हम यहाँ पे अब लिखते हैं जो जो दिया गया था, जी की वैल्यू लिख दीजिए 6.67 इंटू 10⁻11। अच्छा, इंटू में एम ई क्या है, 6 इंटू 10⁻24। M2 की वैल्यू दे रखा है कितना, 150 kg अपान, ये क्या दे रखा है बेटा, 6.4 इंटू 10⁶ का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ r का स्क्वायर था तो r की जगह पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, सबको सजा के लिख दिया ना। अब चलो एक साथ सबको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, एक साथ लिखने में फायदा होता है, क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू में 10⁻11 यहाँ मत लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए बेटा 6 इंटू में 150 इंटू में 10⁻11, इधर लेके चलिए ना, अपान में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.4 का स्क्वायर इंटू में 10 पावर की पावर होती है, तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं बेटा नीचे वाला मिटा दूं, तब तक इसको आप छाप लीजिए, मैं लिखता हूं। ठीक है, चलिए, मुझे लग रहा है कि आप लोग यहां तक छाप लिए होंगे। चलिए, इसके बाद इसको करते हैं सॉल्व। तो F इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या, कुछ बच्चे होते हैं जो इसी में मल्टीप्लाई, नहीं एक बार इसको लिख लेते हैं ना, तो 6.67 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 150 इंटू में 10⁻11 अपान में, ये इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.4 इंटू में 6.4 इंटू में 10⁻12। ध्यान देखिएगा, 10⁻12 क्या हो जाएगा बेटा, 12। इसको क्या करिएगा, ऊपर लेके जाइएगा। ठीक है, तो अभी यहां तक छाप लीजिए, इसके बाद मैं इसको यहाँ पे लगाता हूं। ठीक, तो अब बेटा इसको अगर इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां से करते हैं सॉल्व। F इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 6। देखो सबसे पहले कुछ बच्चे क्या करने लगते हैं, यहाँ पे इसी में गुणा करने लगते हैं, इसमें ना गुणा करके पहले यहाँ पे कर लो, आसान हो जाएगा आपको। देखो 6.67 ऐसे तो रहने ही दो, इंटू में 15 का एक जीरो यहाँ पे लगा ही दो। अब 15 को गुणा 6 में करोगे तो आसान हो जाएगा, 15 छक्का 90, यहाँ पे 900 आएगा। ठीक, इंटू में मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, 10⁻11, ये नीचे से जाएगा 12, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था, प्लस ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। अब ये क्या होगा, देखो
अच्छा 64 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 2 का 4 होता है, ठीक है, 4 का 16 होता है, 8 का 64 होता है। तो इस तरह से क्या करना है, 8 का अगर आप इसका 64 का स्क्वायर करेंगे तो 64 का स्क्वायर क्या होता है, अभी आपको मैं कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ, लेकिन मैं 64 का स्क्वायर कर लेना और 2 अंक के बाद पीछे से क्या करना, तुम दशमलव लगा देना, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो इसका मल्टीप्लाई तुम लोग कर लोगे कि करके दिखाना पड़ेगा। पिछले वीडियो में करके दिखाया था इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ ना, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 40.96 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, f इक्वल टू 6.67 इंटू में 9 इंटू में 100, मैं 900 को 9 इंटू में 100 लिख सकता हूं। अच्छा, ये इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 23 ना, तो 10 टू दी पावर -23 ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 टू दी पावर -23 अपान में इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 40.96, ठीक। अब देखो 9 का इसमें मल्टीप्लाई करना आसान हो गया, ठीक, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 63, 63 को 3 हासिल में आया 6, 9 छक्का 54, 54 6 कितना हो जाएगा 60, 60 के 0, फिर 9 छक्का 54, 54 6 60, मतलब ये क्या आएगा इतना, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद हम क्या कर लगाएंगे यहाँ पे बेटा दशमलव, तो f इक्वल टू कितना निकल के आ गया, f इक्वल टू 60.03 इंटू में 100 इंटू में 10 टू दी पावर -23 अपान में 40.96, ठीक है। यहां तक छाप लीजिए, मैं इसको नीचे मिटा के इसको लगाता हूं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, देखो दशमलव के 2 अंक के बाद ये दशमलव के 2 अंक के बाद ये लगा हुआ है ना, 0 3 है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे भी 1 के बाद 2 जीरो है, 1 के बाद 2 जीरो रहेगा तो दशमलव स्वतः यहाँ से यहाँ चला आएगा, मतलब ये दशमलव हट जाता है। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं यहाँ से f इक्वल टू 0.03 इंटू 10 टू दी पावर -23 अपान में 40.96, है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पे दशमलव लगा है, ठीक है, वहां तो 100 था तो मल्टीप्लाई कर दिए, अब यहाँ कुछ नहीं है, तो जब यहाँ कुछ नहीं है, अब ये दशमलव हटाने के लिए क्या नियम क्या होता है, ऊपर नीचे हमें 10 से ऊपर नीचे अगर देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक के लिए क्या हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कहाँ ऊपर और नीचे दोनों की तरफ करना पड़ेगा ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो इसको जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, f इक्वल टू 6003 और फिर ये क्या हो जाएगा 00 इंटू में 10 टू दी पावर -23 अपान में ये क्या हो जाएगा बेटा 4096, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहां तक लिख लेते हैं, या इसको मैं यहाँ पे से मिटा के लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, नहीं मिट रहा है, एक मिनट। देखो बेटा, देखो बेटा, आप यहां तक कर चुके हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करना है ना। जिन बच्चों को डिवाइड नहीं करना आता है मैं उनके लिए डिवाइड कर रहा हूं, जिनको आता है वो तो स्किप करें और डायरेक्ट आंसर देके चले जाए ना। तो चलो, जिनको नहीं करना आता है उसके लिए मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा 600300 ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1496। अब देखो यहाँ 2 अंक पे 40 है, यहाँ 2 अंक पे 60 है, और ये 4 अंक तक है, तो यहाँ पे 4 अंक तक देख लो। देखो बेटा, अगर 40 को तो कितनी बार पढ़ोगे कि 40, या तो 40 के पहाड़े में ये आए 60, या तो इससे कम है, ठीक है, तो एक ही बार जाएगा। देखो 40 पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बार ऐसे जाएंगे लेके। अब क्या करेंगे, एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो 6 हो जाएगा, एक का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 9, और इसमें भी वही करोगे तो वही होगा, और यहाँ पे भी
4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 13 में से 6 जाएगा, कितना आएगा बेटा 7। और यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पे 9 बच जाएगा, 9 में से 0 जाएगा 9, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे एक दशमलव है तो यहाँ पे उतार लो। ठीक, अब देखो यहाँ से बेटा एक अंक खाली पकड़ो, यहाँ पे क्या करोगे, एक अंक पकड़ो और इस पे 2 अंक में भाग दो। तो कितनी बार पढ़ोगे, देखो 4 5 20, 19 से ज्यादा आ जा रहा है, और 4 चौक को 16, मतलब ये 4 बार जाना चाहिए। ठीक है, अभी ऐसे अनुमान अंदाजा लगाइए कि 4 बार जाना चाहिए। ठीक, एकदम आसान भाषा है और आसान तरीके से मैं मैथ आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो 4 का पहाड़ा 6 में पढ़ोगे, 4 छक्का 24, 24 के 4 हासिल में आया 2, 4 नवा 36, 36 2 38, 38 के 8 हाथ में आया 3, 4 जीरो या 0, 0 की जगह पे यहाँ क्या लिख देंगे 3, फिर 4 चौक को 16, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिख दूंगा। तो 10 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे क्या बचा बेटा 16। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 16। ठीक, और 16 में से यहाँ पे 6 बचा, 6 यहाँ से उधार लेगा, 16, 16 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 8। अच्छा, यहाँ पे क्या बचेगा 9। सही है ना सब कुछ, हाँ सही है। एक बार एक मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 छक्के 24 के 4, 2 आएगा, 4 9 36 2 38, 3 और 4 3 3 3, हाँ सही। तो यहाँ पे अब इसको करेंगे 6, 16 में से 8 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 8 में से 2 6 जाएगा 2, और ये भी एक 0 बचा है तो एक 0 उतार लेंगे। देखो बेटा अब यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 26 है। ठीक, तो ऐसा पहाड़ा पढ़ो, या तो 26 आए या तो 26 से ज्यादा है। तो 4 4 छक्का 24 ना, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, तो इसका मतलब ये 6 बार जाएगा। देखो 6 बार लेके जाओगे तो 4 छक्के 24, अब 6 का पहाड़ा 6 में पढ़ो, 6 के 36 के 6 हासिल में आया 3, फिर 6 9 54, 54 3 क्या हो जाएगा, 54 3 बताओ फटाक से, 54 3 57, 57 के 7, 36 3, 6 9 54, हाँ सही है, हाँ 7, और फिर 6 0 0, और फिर 6 चौक को 24। ठीक, ये जो भी है इसको घटाएंगे हम तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 5, 5 में से अब 15 में से 7 जाएगा, तो 8 7 15, 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 7, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 6 में से 2 जाएगा 2। अब देखो दशमलव यहाँ लगाओ, यहाँ 0 बढ़ा दो। ठीक है, और फिर कितनी बार जाएगा, 4 छक्का 24, लगभग 6 बार ही जाएगा। तो ये आ गया आपका कितना, जिन बच्चों को नहीं आता एकदम मैं डिवाइड करके आपको दिखाया हूं ना, तो अब ये कितना आ गया, लगभग ये आएगा बेटा आपका f इक्वल टू कितना आ गया 146.6 इंटू 10⁻⁻23 न्यूटन। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन ऐसे लगेगा, आप इसको लगाने का कोशिश कर लीजिएगा। देखो बेटा मैं इसलिए ये भाग करके दिखाया कि जो बच्चों को नहीं आ रहा है उसके लिए ना, सबसे पहले एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, इस 4 को पकड़ना है, इस 6 में भाग देना है, फिर क्या करना है, इसी 4 को पकड़ के इसी 19 में भाग देना है, इसी 4 को पकड़ के इसी 26 में भाग देना है, और आराम से आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा ये कैलकुलेशन नहीं होता है, बच्चे ज्यादा डर जाते हैं। तो आज अभी के लिए आपका इतना ही, इसके बाद हम अगले वाले लेक्चर में हम कैपलर्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे, और पहले बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लगाएंगे इस पे। ठीक है, इसी पे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन कि अगर 2 बॉडी है उनको दोगुना कर दिया जाए, उनके मास को दोगुना कर दिया जाए तो कितना होगा, उनके दूरी को हाफ कर दिया जाए कितना होगा, उनको 3 गुना दूरी पे ले जाएंगे तो कितना होगा, दोनों मास को दोगुना कर दिया जाएगा तो कितना होगा। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ क्या होता है, इनवर्स रूल क्या होता है, तो हम इस पे हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको कैलकुलेशन के लिए और जितने भी अभी तक पढ़ाए गए थे उसके जितने भी बन सकते हैं क्वेश्चन आप लोग बनाने के क्वेश्चन करिएगा, प्रयास करिएगा। ठीक है, और नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी मैं इस पे कम से कम 10 क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके बाद आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।